तो अवश्य को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। आज की कहानी शुरू करने से पहले आप लोगों को एक अपडेट देता हूं और ये अपडेट एज ए हिंदुस्तानी आपको जानना बहुत जरूरी है। दरअसल भारत और पाकिस्तान के बीच क्या हुआ था ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हम सबको पता है। पाकिस्तान ने भी हमारे ऊपर बढ़ चढ़ के हमला करने की कोशिश की थी, लेकिन इस दौरान जो हमारा डिफेंस सिस्टम था SU-400, इस S-400 ने इतने तरीके से हमको बचाया कि इसको देखने के बाद पूरी दुनिया हैरान थी। उसके बाद अभी कल परसों में जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ, वो पुतिन साहब से मिलते हैं। मिलने के बाद उनसे कहते हैं कि भाई आपके जो भारत से ताल्लुकात हैं बड़े अच्छे हैं, मैं उसका सम्मान करता हूँ, लेकिन अगर कुछ जुगाड़ बन जाए तो मुझसे भी वैसे ही रिश्ते आप बना लो। बहरहाल पुतिन साहब वहाँ से हंस के चले गए, चूँकि जब पुतिन को असल में ज़रूरत थी पाकिस्तान की तो फिर पाकिस्तान ने सुना नहीं था। जब पुतिन चाह रहे थे कि पूरी दुनिया उनसे तेल खरीदे तो भारत था जो खड़ा हुआ, बाकी कोई और खड़ा हुआ नहीं। तो आज पुतिन अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। पाकिस्तान ने दोस्ती की तरफ हाथ बढ़ाया और कहा है कि पुतिन साहब दोस्ती कर लो, लेकिन जैसे ही वहाँ से पुतिन साहब निकलते हैं फ़ौरन भारत को 2 तोहफे दे देते हैं। पहला सबसे अहम तोहफा ये है कि भारत को अब तेल और सस्ते दामों पर मिलेगा, यानी जो पैसा हम देते थे उससे भी कम पैसा हमें देना है और हमें तेल आसानी से मिल जाएगा। और दूसरा और सबसे अहम तोहफा ये है कि जिस S-400 की वजह से हम इतने सुरक्षित थे, अब ऐसे 2 S-400 और आ जाएंगे, यानी 2 S-400 देने का वादा रशिया ने फिर कर दिया। और साथ ही ये भी कहा कि जितने भी इंटरसेप्टर मिसाइलें इसमें लगेंगे वो इंटरसेप्टर मिसाइलें भी हम आपको देंगे। तो जिस हिसाब से अब रशिया मदद कर रहा, अच्छा यहाँ पे एक चीज़ और समझनी पड़ेगी। एज ए समझदार नेशन, एज ए समझदार देश, आपको एक बात कंफर्म होनी चाहिए कि कोई भी आपका परमानेंट दोस्त या भी कोई भी आपका परमानेंट दुश्मन नहीं होना चाहिए। आज के 1 महीने पहले तक कोई ये नहीं सोच सकता था कि भारत चाइना के भी कभी करीब जाएगा, लेकिन आज सिचुएशन बनी तो भारत चाइना के करीब जा रहा। हो सकता है कभी ऐसी सिचुएशन आए कि भारत रशिया से भी दूर होता चला जाए, कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए कि भारत पाकिस्तान के साथ दोस्ती कर ले। तो जैसे जियो पॉलिटिक्स में चीज़ें होती हैं, लोग गठबंधन करते हैं, जैसे अपने यहाँ चुनाव में होता है, कभी कोई कांग्रेस के साथ करता है, फिर कभी कोई समाजवादी पार्टी के साथ करता है, कभी कुछ और कभी कुछ और, ये तमाम चीज़ें चलती रहती हैं। तो भारत को फ़ायदा मिल रहा है और भारत को कायदे से दोनों हाथों से फ़ायदा बटोरना चाहिए, क्योंकि इसके अलावा भारत के पास और कोई ऑप्शन है नहीं। क्योंकि जियो पॉलिटिक्स में कौन कब आपका कब तक सगा रहे कुछ कहा नहीं जा सकता। खैर, भारत के लिए 2 सौगात आई, मुझे लगा आपको बताना चाहिए। अब आज की कहानी का रुख करते हैं। आज की कहानी की बात करूं तो आज की कहानी एक ऐसे शख्स की कहानी है जो एक पेशेवर क्रिमिनल था। कत्ल करने से लेके लाश को ठिकाने लगाने तक, कोर्ट कचहरी के चक्कर से लेके वहां से भागने तक, अपनी पहचान छुपाने तक, भेष बदलने तक, हर एक चीज में माहिर था। लेकिन इसके बावजूद अभी चंद दिन पहले जब इसको गिरफ्तार किया गया तो गिरफ्तार करने के बाद ये शख्स खुद हैरान था कि आखिर इतने सालों बाद इसको ढूंढा कैसे। लगातार ये पुलिस वालों से बस एक ही सवाल पूछ रहा था कि साहब मुझे ढूंढ कैसे लिया, बस ये बता दो। बात चंद दिन पहले की है। गुजरात में एक शख्स रहा करता था लगभग 8-9 सालों से। रहने के दौरान तमाम लोग इसको जानते भी थे, तमाम लोग पहचानते थे, तमाम लोग इज्जत करते थे, सबसे इसने व्यवहार भी अच्छा बना रखा था। लेकिन इसी दौरान अभी इसके घर पे कुछ लोग पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद इससे कहते हैं कि हुसैन हसीन चलो। अब ये बात जब वो सुनता है, सुनने के बाद हैरान हो जाता है और आसपास के जितने लोग थे वो भी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि आसपास के जो लोग थे इसका नाम कुछ और जान रहे थे और पिछले 8-9 सालों में किसी ने भी इसको हुसैन हसीन नाम से बुलाया भी नहीं था। साथ ही इस शख्स ने भी पिछले 8-9 सालों से किसी के भी मुंह से हुसैन हसीन नाम सुना नहीं था। सामने वाले लोग हुसैन हसीन नाम बोलते हैं, बोलने के बाद इसको देखते हैं एक नज़र, इसके हाव भाव को देखते हैं। वो शख्स खामोश खड़ा रहा। इसके बाद ये लोग करीब आते हैं, मोबाइल फ़ोन में कुछ देखते हैं, उसके बाद इसको देखते हैं, फिर कहते हैं कि यही है, ले चलो इसको। ये बात जब वो शख्स सुनता है और आसपास के लोग सुनते हैं तो सबके जहन में एक सवाल था कि आखिर ये है कौन, और हम तो इसको कुछ और नाम से जानते थे, तो फिर हुसैन हसीन का क्या सीन है। और साथ ही हुसैन हसीन का जो सीन है वो है ये शख्स मना क्यों नहीं कर रहा, साथ में चला क्यों जा रहा।
अब वो तमाम लोग इसको लेके अपने साथ जा रहे हैं, पीछे पीछे आसपास के लोग। इतनी ही देर में एक गाड़ी जिस पे बत्ती लगी हुई, उस पर DL लिखा था, यानी दिल्ली का मामला था। साथ ही पुलिस की गाड़ी भी लग रही थी, जो कि बत्ती वगैरह लगी थी और पुलिस लिखा था, दिल्ली पुलिस। सबको लग गया कि मामला पुलिस का है। उसके बाद पुलिस वाले इसको बैठाते हैं, बैठाने के बाद लेके चले जाते हैं। लेकिन वहाँ पे जितने भी लोग थे, सबके जहन में एक सवाल कि आखिर ये हुसैन हसीन कौन है और इस नाम का इस शख्स से क्या संबंध है। इसी के बाद इस शख्स को बाकायदा लाया जाता है। लाने के बाद तमाम लोग एक दूसरे को बधाई देते हैं और कहते हैं कि चलो 9 साल बाद ये हमारे हत्थे चढ़ गया। इसके बाद फिर इसकी फाइल निकाली जाती है और निकालने के बाद फिर इसको जेल भेजने की तैयारी होती है। जब जेल भेजने की तैयारी होती है और जब फाइल पढ़ी जाती है, तब पूरी कहानी पता चली कि आखिर कितना ज़हीन दिमागी अपराधी था। और यहीं से इसकी कहानी की शुरुआत होती है। दरअसल इस कहानी की असल शुरुआत होती है साल 2006 में, और कायदे से कहें तो इससे भी पहले। उत्तर प्रदेश में एक जगह लगती है मुजफ्फरनगर, और इसी मुजफ्फरनगर में एक शख्स रहा करता था जिसका नाम था हुसैन हसीन। मुजफ्फरनगर एक वक्त में ऐसा था कि भौकाल मूवी भी अगर आपने देखी होगी तो उसमें मुजफ्फरनगर की तस्वीरें सच में दिखाई गई हैं। वहाँ पे क्राइम इतना ज़्यादा था कि खेतों में गन्ने कम और लाशें ज़्यादा मिलती थी, पानी कम और खून ज़्यादा होता था। उसी माहौल का ये शख्स था, उसी माहौल में ये बड़ा हुआ, उसी माहौल को जीते हुए अपने आप को भी उसी हिसाब से इसने ढाल लिया। पढ़ाई लिखाई इसने की नहीं, अपने टाइम पे ये छोटी मोटी चोरी, छोटी मोटी लूटपाट, ये तमाम चीज़ें करता रहा। उस टाइम ना पुलिस के पास इतनी टेक्नोलॉजी थी, ना इतना सर्विलांस था। एक जीप से पुलिस वाले चलते थे, सड़कें वगैरह भी नहीं थी, ना इतना कम्युनिकेशन था। इस वजह से इस जैसे गुंडे न जाने कितने पले और न जाने कब बड़े हो गए। बहरहाल धीरे धीरे जब वक्त आगे बढ़ा, इसको लगा कि अब यूपी में रहना ठीक नहीं है। उसके बाद ये आ जाता है दिल्ली। दिल्ली में रहता है, रहने के दौरान ये शादी लायक होता है। शादी लायक होने के बाद अलग अलग जगहों पे इसका रिश्ता देखना शुरू हुआ और फाइनली एक लड़की पसंद आ जाती है। एक लड़की पसंद आई, पसंद आने के बाद लड़की वालों ने भी इसको पसंद कर लिया। लेकिन कहते हैं कि इसी दौरान इसका एक पड़ोसी था जिसका नाम था पप्पू। पप्पू को इसके बारे में पूरी जानकारी थी कि ये किस मिजाज का आदमी है। पप्पू ने लड़की वालों को जानकारी दे दी और बताया कि भाई ये तो गुंडा मवाली है, इससे कहाँ अपनी बेटी का गला बांध रहे हो। ये बात जब लड़की वाले सुनते हैं तो फिर उन्होंने भी थोड़ी सी जांच पड़ताल की। जब जांच पड़ताल की तो पता चला कि हाँ, सच में ये गुंडा मवाली है। उसके बाद उन्होंने रिश्ता तोड़ दिया। इसने वजह पता की कि भाई रिश्ता क्यों टूटा, तो फिर वजह यही निकल के सामने आई कि तुम्हारी पड़ोसियों ने बताया कि तुम गुंडे हो, तुमने यूपी में क्राइम्स किए हैं। ये बात जब इसको पता चलती है तो फिर ये पता करता है कि कौन सा ऐसा पड़ोसी था जिसने पूरी जानकारी ले जाके लड़की वालों को दे दी। इसके बाद जब इसने जांच पड़ताल की तो पता चला कि जो पप्पू है उसने ही तमाम जानकारियां दी। इसके बाद ये नाराज़ हुआ। नाराज़ होने के बाद पप्पू के घर पे गया। वहाँ पे इसने बहस करनी शुरू की। पप्पू की माँ ने भी 2-4 गालियाँ दे दी और कहा कि जब तू ऐसा ही है तो क्यों ना बताऊँ। इसके बाद पप्पू की माँ ने इसको भगा दिया। वहाँ से लौट आए तो इसकी शादी टूटी, ऊपर से माँ ने गाली वाली भी दी थी। इसके दिमाग में फिर बदला लेने की पूरी प्लानिंग बनने लगी। किसने मेरी शादी तोड़वाई, इसने मेरी बेइज्जती की, अब इसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। लेकिन जिंदा नहीं छोड़ूंगा तो ठीक है, पर मारूं कैसे। तब बाकायदा इसने फिर अपनी तैयारी शुरू की। सबसे पहले आसपास के इलाकों में जितने गुंडे मवाली थे उनसे बातचीत की, उनसे दोस्ती की। उसके बाद फिर तमाम लोगों के साथ मिलकर क्राइम भी करने लगा। कहते हैं कि धीरे धीरे इसके पास कई सारे लोग इकट्ठा हो गए इसके ही जैसे। उसके बाद उन तमाम लोगों को इसने अपनी मजबूरी बताई और कहा कि ऐसा एक शख्स है जिसकी वजह से मेरी शादी टूट गई और उसकी माँ ने मुझसे बदतमीजी की, मुझे गाली वाली दी, तो मुझे बदला लेना है। उन तमाम लोगों ने कहा कि अच्छा ये बात है। वो तमाम लोग किसी गैंग से भी जुड़े हुए थे। उन्होंने इसको भी उसी गैंग में शामिल कराया। अब गैंग का जब हाथ सर पे पड़ा तो भाई सारी चीज़ें सेट। उसके बाद इसने पूरी प्लानिंग की और प्लानिंग के तहत ये अपने दोस्तों के साथ पप्पू के घर पे धावा बोलता है। और इससे पहले कि कोई बहस होती, इससे पहले कोई हाथापाई होती, ये तमाम लोग हथियारों से लैस पप्पू के घर में पहुंचते हैं। पप्पू को पहले गोली मारते हैं। पप्पू को जब गोली लगी, पप्पू गिर गया।
फौरन अंदर से माँ चीखती हुई निकली कि क्या हो गया। जैसे ही माँ चीखती हुई निकली, इसके दिमाग में वो बातें याद आ गई। इसने फौरन माँ को भी गोली मार दी। अब पहली गोली पप्पू को मारी, दूसरी गोली माँ को मारी। इसके बाद पप्पू की बहन भी अंदर से भागती हुई आती, हिना। जैसे हिना को देखता है, इसके दिमाग में आता है कि अब इसको भी मार दो। इसके बाद इसने हिना को भी गोली मार दी। मारने के बाद वहां से ये फरार हुआ। फरार होने के बाद अब इधर चीख पुकार मच गई। किसी ने फोन किया, पुलिस वालों को बताया कि साहब दिल्ली का जो वेलकम इलाका है वहां पे मर्डर हो गया। पुलिस वाले भागे भागे आते हैं। आने के बाद तमाम लोग को चेक करते हैं कि शायद कोई बचा है या सब मर गए। इत्तेफाकन पप्पू और अनीशा तो मर गई थी, पर जो बहन हिना थी उसकी सांसें चल रही थी। पुलिस की टीम फौरन उसको उठाया और उठाने के बाद उसको लेकर हॉस्पिटल गई। इधर लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। जब हिना को हॉस्पिटल लेके जाया गया तो उसकी हालत बड़ी खराब थी, लेकिन जैसे तैसे करके जब दवाइयाँ की गई, इलाज हुआ, तो धीरे धीरे हिना की जो स्थिति थी उसमें सुधार आया। हिना को शायद गोली कमर में लगी थी, इस वजह से कोई ज़्यादा कैजुअलिटी नहीं हुई। अब बड़ा सवाल ये था पुलिस के लिए कि आखिर ये सब किया किसने। तो पप्पू और अनीशा, जो पप्पू की माँ है, वो तो मर ही गई थी। तो फिर अब हिना इंजर्ड थी, तो हिना से पूछा गया। हिना ने फौरन बताया कि साहब जो हुसैन हसीन मेरे पड़ोसी हैं, उन्होंने अपने ग्रुप के साथ हमला किया। अब ये बात पुलिस ने सुनी तो फिर अपने रिकॉर्ड्स खंगाले तो पता चला कि हाँ, हुसैन हसीन तो इसी प्रवृत्ति का आदमी है। उसके बाद फौरन हुसैन हसीन को पकड़ने की तैयारी शुरू हुई। अब उस टाइम ना तो टेक्निकल सर्विलांस थे, ना ही सीसीटीवी कैमरा था, ना ही कोई और चीज़ थी। इस वजह से फिर अलग अलग जगहों पे दबिश दिया, अलग अलग रेलवे स्टेशन, बस अड्डों पे जाके पता किया। अलग अलग जगहों पे जांच पड़ताल करने के बाद एक लंबे अरसे बाद हुसैन हसीन को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। अरेस्ट करने के बाद हुसैन हसीन को टटोला गया। हुसैन हसीन ने फिर पूरी कहानी बताई। उसके बाद पुलिस ने चार्जशीट बनानी शुरू की और 2 कत्ल और 1 हत्या का प्रयास, यानी 302, 302 और 307, इसके तहत मुकदमा दर्ज किया और फिर इसको कोर्ट के सामने पेश कर दिया। अब दिल्ली लोअर कोर्ट में यह मामला गया। फौरन दिल्ली लोअर कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई। साल 2006 में कत्ल हुआ था, ध्यान दीजिएगा। सुनवाई होती रही, इधर लगातार बहस जिरा होती रही। अच्छे वकील को इसने भी खड़ा कर दिया। 7 साल लोअर कोर्ट में मामला चला। 7 साल मामला चलने के बाद फाइनली लोअर कोर्ट का फैसला आता है और लोअर कोर्ट ने इस आदमी को उम्र कैद की सजा सुना दी, क्योंकि हीनियस क्राइम था। इसको सजा सुना दी। सजा सुनाने के बाद अब इससे लगा कि क्या करें। फौरन इसने एक अच्छे वकील को हायर किया और लोअर कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। साल 2013 में इसने हाई कोर्ट में चैलेंज किया। 2 साल तक वहां सुनवाई होती रही। 2 सालों तक लगातार जिरा, लगातार बहस, एकाक बार इसको जमानत भी मिल गई, बाहर भी आ गया। लगातार चीजें चलती रही। अंत में साल 2015 में, माफ कीजिएगा, हाई कोर्ट का फैसला आया। हाई कोर्ट के फैसले में कहा गया कि इसने जो क्राइम किया है वो बर्दाश्त के काबिल नहीं है और इसको उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। अच्छा, एक बात और आपको बता दूं कि अगर आपने मर्डर किया है तो 2 ही सजाएं आपको हो ही सकती हैं कानून के हिसाब से, या तो उम्र कैद या तो फांसी। बीच का कोई रास्ता नहीं। तो जज चाहकर भी सजा कम नहीं कर सकते। तो चूंकि इसका क्राइम प्रूफ हुआ तो फिर उम्र कैद की सजा हो गई। अब इसको जब उम्र कैद की सजा हो गई तो इसको लगा कि यार सुप्रीम कोर्ट जाऊं, क्या करूं क्या ना करूं। फिर इसके दिमाग में आया कि चलो सजा तो मिल गई, कौन इतना देख रहा है, चलो पैरोल ले लेता हूं। साल 2016 में इसने पैरोल के लिए अप्लाई कर दिया। अप्लाई करने के बाद किस्मत अच्छी थी और इत्तेफाकन इसको पैरोल मिल भी गया। 4 हफ्तों के लिए इसको पैरोल मिला और कहा गया कि 4 हफ्ते तो तुम अपना जाओ, जो भी काम है वो करो, फिर आ जाना। इसने कहा कि ठीक है साहब। ये गया, 4 हफ्ते तक अपना घूमा फिरा। 4 हफ्ते बीत गए। अब जेलर साहब इंतजार कर रहे हैं कि हुसैन हसीन आए तो हम एंट्री क्लोज करें। ये आया नहीं तो फिर हड़कंप मचा। जाके इसके घर पे पता किया गया तो पता चला कि ये तो कब से फरार है। अब पुलिस वालों के तोते उड़ गए। उन्होंने पता करना शुरू किया कि कहाँ फरार है, तो कुछ आता पता चला नहीं।
मामला कोर्ट के सामने गया कि जज साहब ये तो भाग गया। कोर्ट ने कहा इसको हाजिर करो, भाग गया तो तुम्हारी जिम्मेदारी है। इसके बाद पुलिस की टीम अलग अलग जगहों पे इसके बारे में पता करती रही, लेकिन कहीं भी इसके बारे में कोई जानकारी हाथ नहीं लगी। इधर ये लगातार 3 सालों तक असम में छुपा रहा। असम में अलग अलग जगहों पे ये छुपा रहा, अलग अलग जगहों पे इसने अलग अलग तरीके से अपनी नाम पहचान को बदल के वहाँ पे अपना घूमना फिरना जारी रखा। लेकिन जब असम में हेमंत बिस्वा शर्मा की सरकार आई, उस दौरान बड़ा उन्होंने चेक करना शुरू किया कि कौन कहाँ से आया, क्या कर रहा। तब इसको लगा कि कहीं पहचान हो गई और मैं फंस गया तो दिक्कत हो जाएगी। 2019 में वहाँ से ये भाग गया। भागने के बाद एमपी आ गया। वहाँ पे भी ये 2 सालों तक रहा। वहाँ पे भी ऐसी कोई मुसीबत आई, इसको लगा कि एक वक्त ज़्यादा जगह रहना ठीक नहीं है, निकलो यहाँ से। उसके बाद ये गुजरात चला गया। गुजरात में जाने के बाद एक नाम और एक नए पहचान के साथ ये रहना शुरू करता है, इस उम्मीद में कि मुझे कौन ही ढूंढ पाएगा। लेकिन एक आदमी होता है वो परिवार का मोह कभी छोड़ नहीं पाता। हुसैन हसीन भी अपने परिवार से संपर्क बनाने की कोशिश करने लगता है, इस उम्मीद में कि इतने साल गुजर गए, कौन देख रहा। इधर जो क्राइम ब्रांच की टीम थी वो पूरी मुस्तैदी के साथ तैनात थी, इस उम्मीद में कि कभी तो ये कुछ गलती करे और हम इसको पकड़ लें। जब ये अपने घर पे कांटेक्ट करता है, इसी दौरान क्राइम ब्रांच को भनक लग जाती है। क्राइम ब्रांच ने फौरन इसकी लोकेशन ट्रेस की और लगभग 10 सालों बाद इसको जाके गुजरात से पकड़ा और पकड़ने के बाद इसको लेके चले आए। और 10 सालों बाद जब इसको पकड़ा गया तो इसके जहन में बस एक सवाल था कि भाई मुझे पकड़ा कैसे। मैंने तो तमाम प्लानिंग उस हिसाब से की थी कि कोई मुझे पकड़ ना पाए, लेकिन इन्होंने पकड़ा कैसे। बहरहाल पूरी ज़िंदगी पड़ी है, ये भाई साहब जेल में बैठेंगे, बैठ के सोचेंगे कि पकड़ा कैसे। क्योंकि कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनका जवाब कोई नहीं देता, और इन्हीं में से एक सवाल ये है कि तुझे पकड़ा कैसे। खैर, तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी, और इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करके अपना प्यार दे सकते हैं। बाकी कल आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी किसी कहानी के साथ। तब तक आप अच्छे रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।